नमस्कार साथियों। भारत की बेटी के साथ अन्याय हुआ और देश आज सामने आ गया। आज 2 अक्टूबर है। आज महात्मा गांधी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करके उनको नमन करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें जो सीख दी, आज हम उसी सीख की बदौलत अपनी आवाज इस दमनकारी सरकार के विरुद्ध उठा पा रहे हैं। मैं आपसे कुछ बातों को आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से इस वक्त हालात बने हुए हैं हाथरस में। हाथरस के उस गांव को सील कर दिया गया है चारों तरफ से और किसी भी पत्रकार तक को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। और देख लीजिए, कुछ टेलीविजन चैनल ऐसे हैं जो इस विषय को नहीं उठा रहे। विकास गिरी जी, आप कह रहे हैं इट्स टाइम वेयर वी नीड यूनिटी बिकॉज यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू कंप्लीटली। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं और आपको बताना चाहती हूं कि देखिए कि किस प्रकार से इस मामले की शुरुआत में जिस व्यक्ति ने इस पूरी खबर को फेक न्यूज बताया था, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, इनको हटा दिया गया। इनकी जगह नवनीत सहगल आ गए और ये खबर अब पुरानी हो चुकी है, क्योंकि आज इस वक्त की जो खबर है वो खबर ये है कि हाथरस के जो एसपी हैं उनको हटा दिया गया है। और मैं बात कर रही हूँ विक्रांत वीर के बारे में। विक्रांत वीर की जगह शामली के तत्कालीन मतलब जो अभी एसपी हैं नवनीत सहगल, उनको लाया जा रहा है। उसके अलावा सीओ राम शब्द को हटाया गया है और इनके अलावा मतलब मैंने आपको जो बताया, एसपी विक्रांत वीर, सीओ राम शब्द, इसके अलावा एसआई जगवीर सिंह और इसके अलावा 2 और पुलिस वालों को हटा दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। ये क्यों करा गया है ये मैं आपको बता देती हूँ कि जो एसआईटी है, एसआईटी ने रिपोर्ट दी है मुख्यमंत्री को, सरकार को, और सरकार ने ये निर्णय लिया है इन 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया। हास्यास्पद है या नहीं? जिलाधिकारी जो उस क्षेत्र का सबसे प्रथम व्यक्ति होता है, जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है और जिसका नाम है, मैं आपको उनका नाम भी बताना चाहूंगी, प्रवीण लश्कर को नहीं हटाया गया। अरे इस मामले में तो योगी आदित्यनाथ, जो अपने आप को योगी कहते हैं, इस आदित्यनाथ को हटने की आवश्यकता है, क्योंकि आदित्यनाथ का कारनामा आपने देख लिया। पूरे देश में इन्होंने एक ऐसा हाल बना दिया है कि हर व्यक्ति पूछ रहा है ये किस प्रकार की सरकार है, हम किस प्रकार की सरकार को देख रहे हैं भारत देश में। आपको बता दूं कि कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब हाथरस की ओर जा रहे थे, उनके साथ जो कुछ किया गया और उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किया गया, अगर आप उसमें देख लेंगे तो आप हंसेंगे कि एफआईआर में दूसरे नंबर पर प्रियंका गांधी का नाम लिखा हुआ है और लिखा हुआ है पत्नी किसकी है वो? रॉबर्ट वाड्रा की। मगर लिखा क्या हुआ है आप अगर देख लेंगे तो आप हंसेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि कल अमृता धवन जो दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है, उनके कपड़े फाड़ दिए थे पुलिस ने। पुलिस को क्या अधिकार है ये सब करने का? और पुलिस से मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं अवश्य करना चाहूंगी। आज तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन और काकुली घोष जो सांसद हैं, सांसद समझिए कि सांसद जो जनप्रतिनिधि होता है, वे गए। और ये भारत की बेटी है, इसलिए बंगाल हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, हर जगह आवाज उठ रही है कि इस बेटी के साथ क्या कर रहे हैं और आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं। अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तो इसलिए बनाया गया, पहले तो वो काम तब करते हैं जब उन्हें फोन आता है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री के बिना अगर वो एक कदम नहीं चल सकते, उनको पता ही नहीं कि क्या करना, तो वो बैठे क्यों हुए हैं कुर्सी पर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज चंद्रशेखर रावण जो है, उनको भी हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है सहारनपुर में और उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा। आप मुझे बताइए, वो तो नेता इसी समाज के लोगों के हैं, वो खास इनके नेता है, औरों के भी नेता है, मगर उनका समाज जिस बात को वो बार बार कहते हैं, इसलिए उनको आप रोक देंगे, उनको आप हाउस अरेस्ट कर देंगे। आदित्यनाथ, आपको कोई अधिकार नहीं पहुंचता ये काम करने का। इसके बारे में आपको जवाब तो देना पड़ेगा। जिस प्रकार से पत्रकारों के साथ, क्या पटेल अपनी टोपी पहन और फोटो लगा, फिर जवाब करना, समझा? अच्छा, अब देखिए कि किस प्रकार से हर
हर मीडिया हाउस की जो लड़कियां वहां गई, जो रिपोर्टर्स थी, उनके साथ कितनी अभद्रता करी, चाहे वो एबीपी की रिपोर्टर हो, प्रतिमा मिश्रा हो, भारत समाचार की हो या आज तक की हो, उनके साथ किस तरह की अभद्रता करी आपने उन वीडियोस को अवश्य देखा होगा। इसके अलावा आप देखिए कि कल निर्भया मैटर में जो एडवोकेट थी सीमा कुशवाहा, जब वो वहां पे गई तो उसके साथ क्या व्यवहार किया गया, उनको नहीं मिलने दिया इस परिवार से। आप मुझे बताइए कि क्या इस परिवार से मिलने का अधिकार किसी को नहीं? अगर एसआईटी की जांच चल रही है तो कहां पे लिखा हुआ है कि परिवार से कोई नहीं मिल सकता? आप मुझे बताइए कि ये वो डीएम है ना, क्या नाम है इनका, प्रवीण लश्कर, कितने बेहुदे, कितने बदतमीज, कितने नामाकूल हैं ये। एक आईएएस ऑफिसर बनते हैं और इतनी बेशर्मी ये दिखाते हैं कि ये देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। ये जाके उस पीड़ित परिवार को कहते हैं कि आप अपने स्टेटमेंट मत बदल देना पत्रकारों के सामने। क्यों? क्योंकि इन्होंने दबाव में उनसे स्टेटमेंट दिलवाया है। इसके बाद पूरे गांव की घेराबंदी आप मुझे बताइए साथियों कि क्यों करा गया होगा? वो इसलिए करा गया था ताकि इस परिवार को दबाव में डाल के दबाव के अंदर इनसे इनके स्टेटमेंट दिलवाए जाए। इसी परिवार का एक बेटा, इन्हीं का बेटा किसी तरह से भागता हुआ हम मीडिया कर्मियों तक पहुंचा, खेतों के रास्ते वो पहुंचा। उसने बताया कि उसके ताऊजी को किस तरह से लातों से मारा था। डीएम के बारे में भी कहा, एसडीएम एडीएम के बारे में। उन एसडीएम एडीएम के बारे में क्यों नहीं कहा जा रहा? उनको क्यों नहीं निलंबित किया? और निलंबित करने की बात तो कहां है? पहले तो आदित्यनाथ अपनी कुर्सी से उठो, बेशर्मी की हद तुमने पार कर दी। किस तरह से एक महिला के साथ, एक दलित शोषित समाज की लड़की के साथ जो व्यवहार किया, अभी तक तो ब्राह्मणों के साथ कर रहे थे, अब दलितों पे आ गए। बेशर्मी की हद देखो, इतना ज्यादा ठाकुरवाद तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है। पढ़े लिखे तो तुम बिल्कुल हो ही नहीं। दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई क्या है, कहां से आई तुम्हारी डिग्रियां, वो भी बता दो। ये जो जिस तरह के व्यक्ति हैं, ये जनप्रतिनिधि कहलाने के लायक नहीं है। लानत है तुम पर, लानत है तुम्हारे ऊपर, लानत है जिस जगह पे तुमने अभी तक लीड किया, जिस जहां के मठाधीश बने रहे, और जिस तरह से मठाधीश बने उस पे सवाल आज तक उठते रहे। उनके जवाब तो आपको अभी भी देने पड़ेंगे। आप देखिए कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी आज पैदल मार्च कर रही थी, उनके साथ क्या किया इन्होंने, उनको किस तरह से लाठियों से भांजा इन्होंने। ये किसी के ऊपर लाठियां उठा दे रहे हैं, अभी तक एक समुदाय के ऊपर कर रहे थे, फिर उसके बाद इन्होंने ब्राह्मणों के साथ जो किया वो आप लोगों ने देखा। अब ये दलित शोषित वंचित समाज के साथ जो इन्होंने किया वो भी आपने देखा। इन्होंने जो सांसदों के साथ किया, यानी कि जनप्रतिनिधियों के साथ, वो भी आपने देखा। जिस तरह से इन्होंने रिपोर्टर्स मीडिया के साथ किया वो भी आपने देखा। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के साथ किया, जिस प्रकार से संजय सिंह जो आपके नेता उनकी पत्नी के साथ किया, वो भी आपने अवश्य टीवी पे देखा होगा। और अब तो उमा भारती जी भी कह रही हैं कुछ, वो मैं आपको बताना चाहती हूं। और उसके पहले जो व्यक्ति खुद सक्षम नहीं है अपनी सरकार चलाने का, जिसे यही नहीं पता कि उसे जब पुलिस मिल गई तो वो उसका किस तरह से दुरुपयोग करता है, तो उसे सत्ता में बैठने का अधिकार है। नहीं है अधिकार तुम्हें, तुम उठ जाओ, छोड़ दो इस कुर्सी को आदित्यनाथ, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम इस कुर्सी पे बैठाए जाओ। तुम्हारे को जिन लोगों ने कुर्सी पे बैठाया है, जिन लोगों ने तुम्हें वोट दिया है, वो विभाजन की राजनीति करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि तुम न जाने क्या कर दोगे, उस नफरत की राजनीति को फैलाओगे। लेकिन हाँ, सचमुच में इस नफरत की राजनीति को करते करते तुमने तो किसी को भी नहीं छोड़ा है, हर एक व्यक्ति तक तुम पहुंच गए हो। इसलिए आवश्यक है कि तुम अब इस कुर्सी से उतर जाओ। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूं कि यहाँ पे जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, बताइए कितने बुड़बक इंसान है। प्रशांत कुमार इनका नाम है, बेशर्मी की हद है। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, समय आ गया है कि आपने, क्योंकि रिफ्रेशर कोर्स नहीं किया, आपने कानून की किताबें जो तब पढ़ी थी जब आप शायद पुलिस फोर्स में आए थे, आप उन्हीं के ऊपर चल रहे हैं। कितनी बेहूदगी इन्होंने करी है। ये कहते हैं कि बेटी का रेप नहीं हुआ, इन्हें यही नहीं पता कि बलात्कार का डेफिनेशन क्या है। इन्हें तो यही नहीं पता कि किस प्रकार से बलात्कार का डेफिनेशन कब का बदल चुका है। कोर्टों ने माना है और हमारा कानून इस बात को मानता है कि अगर लड़की के साथ बलात्कार हुआ है तो उसकी डेफिनेशन पहले से बदल गई है। ये कहते हैं कि लड़की के शरीर में वीर्य यानी कि सीमन नहीं मिला। तो इन बेवकूफ व्यक्ति को यह बता दूं कि कानून ये कहता है और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, जिसकी रखवाली आपको करनी होती है, जिसके जजमेंट्स का आदर आपको करना होता है,
वो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अगर वीर्य नहीं भी पाया जाए किसी लड़की के ऊपर, अगर उसके प्राइवेट पार्ट्स को चोट ना भी लगी हो, अगर प्राइवेट पार्ट्स में जो पीनाइल है पेनिट्रेशन, यानी कि जो पीनस का पेनिट्रेशन है वो नहीं भी हुआ हो, मतलब जो लिंग है उसे अंदर नहीं भी डाला गया हो, तो भी उसे रेप कहा जाता है, तो भी उसे बलात्कार कहा जाता है। कहां से आए हैं ये बेवकूफ, जिनका नाम मैं बार बार आपको बताना चाहती हूं, प्रशांत कुमार। इन्होंने कानून की पढ़ाई ठीक प्रकार से नहीं करी, क्योंकि एक बार जब ये सिस्टम में आ गए तो चाटुकारिता करते हुए, तलवे चाटते हुए, जूते के सोल चाटते हुए ये ऊपर चढ़े होंगे, क्योंकि नहीं तो ये कानून की किताबें पढ़ते, ये रिफ्रेशर कोर्स कर लेते, किसी और से पता लगा लेते कि क्या होता है रेप के बारे में अगर ना पता हो तो कम से कम अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए। और बेशर्मो, ये प्रधान बेशरम कमीने, तुझे शर्म नहीं आती, तू कमीना है, तू कमीना है। क्योंकि जितने लोग इस बात को कह रहे हैं कि राजस्थान में क्या हुआ और यहां के बारे में मत बोलो, वहां पे चुप रहे, क्योंकि कहीं पे भी रेप होगा तो वो महिला के साथ होगा, और महिला, किसी भी महिला के साथ अगर बलात्कार होता है तो प्रधान बेशरम, तूने करा होगा, जरूर करा होगा बलात्कार, तू बलात्कारी होगा, पक्का बलात्कारी होगा। क्योंकि ऐसे ही लोग एक रेप को बताते हैं और दूसरे रेप को कहते हैं कि वो ठीक है और ये गलत है। रेप जो होता है वो रेप होता है, बलात्कार होता है, अपराध होता है। बेशरम भाजपाइयों, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम एक बेटी के साथ हुए अन्याय को, दूसरी बेटी के साथ हुए अन्याय को लेकर जस्टिफाई करना चाहते हो, बजाय इसके कि हर बेटी के लिए न्याय मांगो। किस तरह के बेशरम हो तुम। अब देखिए आप कि कानून के बारे में आपको मैंने बताया, और कानून के बारे में न केवल ये बताना चाहती हूं मैं, परंतु आपको और भी बताऊंगी कि कौन कौन से मैटर्स में कहां पे। देख लीजिए, मैं आपको बताना चाहती हूं, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस बाबुलनाथ 1994 में ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर थोड़ा भी पेनिट्रेशन होता है लिंग का तो उसको हम बलात्कार मानेंगे। इसके अलावा 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने अमन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में कहा था कि अगर एक अपराध हुआ है बलात्कार जैसा, तो ये जरूरी नहीं है कि जो लिंग है वो पूरी तरह से महिला के अंदर डाला जाए या उसमें कुछ वीर्य निकले। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आपको बता रही हूं। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि बाबुलनाथ का जो केस था उसमें बिल्कुल साफ कह दिया गया था कि अगर वीर्य नहीं भी पाया जाता है किसी महिला के शरीर पर, तो भी उसे 376 आईपीसी के तहत रेप माना जाएगा। और यहां पे तो बेटी ने यह कहा था कि उसके साथ बलात्कार हुआ। इसका डाइंग स्टेटमेंट था, मरने के पहले के स्टेटमेंट को हमेशा सत्य माना जाता है। यही हमारा लॉ कहता है, यही हमारा कानून कहता है। आपको यह भी बता दूं कि किस प्रकार से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जवाब तलब किया है डीजीपी से, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से, जिलाधिकारी हाथरस और एसपी यानी कि पुलिस अधीक्षक हाथरस से, जिनको अब इन्होंने कर दिया है निलंबित। अब आप इसमें मैं जो आपको बताना चाहती हूँ, कानून के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि कानून क्या कहता है। कानून के हिसाब से अगर उस लड़की को किसी ने भी उसके साथ बलात्कार की कोशिश भी करी तो वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा, उसको बलात्कार ही माना जाएगा। प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, इस बात को समझ लो। तुम्हारे पास ना नॉलेज है, ना बुद्धि है, ना पढ़ाई लिखाई करने की क्षमता, और जिस पढ़ाई लिखाई को तुमने किया है उसको तुमने बिल्कुल खत्म कर दिया आज। इसलिए बेहतर है कि तुम त्याग पत्र देकर अपने पद को छोड़ दो। अब मैं आपको बताना चाहती हूं, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे भगवे और बेहुदे वाले भगवे, आओ तुम और बात को सुनो कि आज जिस बात को तुम लोगों को बताना चाहती हूं वो बात कही किसने है? वो बात कही है उमा भारती ने। जानना चाहते हैं उमा भारती ने क्या कहा है? उमा भारती ने 7-8 ट्वीट करे हैं योगी आदित्यनाथ को, और आप इस बात को सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि आदरणीय
योगी आदित्यनाथ जी, आपको जानकारी होगी कि मैं कोरोना पॉजिटिव पाने से एम्स ऋषिकेश में कोरोना वार्ड में भर्ती हूं। दूसरा ट्वीट, आज मेरा 7वां दिन है और इसलिए मैं अयोध्या मामले पर विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश भी नहीं हो पाई। यद्यपि मैं किसी से मिल नहीं सकती, फोन नहीं कर सकती, लेकिन टीवी है जिससे कि समाचार मिलते हैं। फिर उन्होंने कहा, मैंने हाथरस की घटना के बारे में देखा। पहले तो मुझे लगा कि मैं ना बोलूं क्योंकि आप इस संबंध में ठीक ही कार्रवाई कर रहे होंगे, किंतु जिस प्रकार से पुलिस ने गांव की एवं पीड़ित परिवार की घेराबंदी की है, उसके कितने भी तर्क हों, लेकिन इससे विभिन्न आशंकाएं जन्मती है। वह एक दलित परिवार की बिटिया थी। बड़ी जल्दबाजी में पुलिस ने उसकी अंत्येष्टि की और अब परिवार एवं गांव की पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर दी गई है। मेरी जानकारी में ऐसा कोई नियम नहीं है कि एसआईटी जांच में परिवार किसी से मिल भी न पाए। इससे तो एसआईटी की जांच ही संदेह के दायरे में आ जाएगी। और फिर उन्होंने लिखा है, हमने अभी राम मंदिर का शिलान्यास किया है तथा आगे देश में राम राज्य लाने का दावा किया है, किंतु इस घटना पर पुलिस की संदेहपूर्ण कार्रवाई से आपकी, उत्तर प्रदेश सरकार की तथा भारतीय जनता पार्टी की छवि पे आंच आई है। ये उमा भारती लिखती हैं। आप एक बहुत ही साफ सुथरी छवि के शासक हैं। साफ सुथरी छवि, साफ तो पता नहीं, मगर वो क्या कहती हैं सुन लीजिए। कहती है कि मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मीडिया कर्मियों को एवं अन्य राजनीतिक दलों के लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के बेहुदे लोगों, सुन लो ध्यान से, बेशर्मो सुन लो ध्यान से, तुम रावण हो, रावण। जानते हो कैसे रावण हो? वो रावण नहीं, वो रावण तो सीता मैया का अपमान नहीं करा उसने। उस रावण ने सीता मैया को हिफाजत से रखा, मगर तुम बलात्कारी हो, तुम रावण नहीं हो, तुम बलात्कारी हो। इन्होंने आगे लिखा है, उमा भारती जी ने, इन्होंने लिखा है कि आप एक बहुत साफ सुथरी छवि के शासक हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मीडिया कर्मियों को एवं अन्य राजनीतिक दलों के लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने दीजिए। मैं कोरोना वार्ड में बहुत बेचैन हूं। अगर मैं कोरोना पॉजिटिव ना होती तो मैं भी उस गांव में उस परिवार के साथ बैठी होती। एम्स ऋषिकेश से छुट्टी होने पर मैं हाथरस में उस पीड़ित परिवार से जरूर मिलूंगी। रोक लीजिए आप। फिर लिखा उन्होंने अंत में, मैं भारतीय जनता पार्टी में आपसे वरिष्ठ हूं एवं आपकी बड़ी बहन हूं। मेरा आग्रह है कि आप मेरे सुझाव को अमान्य मत करिएगा। आप उनकी बातों को अमान्य मत करिएगा। ऐसा लिखा है आपकी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बहन उमा भारती जी ने। कुछ तो शर्म कर लीजिए। जब आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि सत्ता संभाल ले, तो क्यों ना आप सत्ता छोड़ दे, क्यों ना आप गद्दी को छोड़ दे। अब सुनिए कि क्या हो रहा है। अब कहा जा रहा है कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट, उस पे आते हैं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जो है उसको प्रेषित कर दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार को, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस रिपोर्ट को देखते हुए इन 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है, जिसमें एसपी विक्रांत वीर हैं, सीओ राम शब्द हैं, एसआई जगवीर सिंह है, इसके अलावा भी 2 और लोग हैं। पर मेरा सवाल यह है कि प्रवीण लश्कर जो वहां के जिलाधिकारी हैं, जिन्होंने जिनके ऑर्डर के बिना तो कोई क्रियाक्रम नहीं हो सकता था ना, कोई अंतिम संस्कार नहीं कराया जा सकता था, ऐसे मैटर में उन्होंने क्रिमेशन कैसे कर दिया, उन्होंने एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जो कुछ भी है वो बेटी के हक में ही होना चाहिए, क्योंकि अगर बेटी को मौका नहीं मिला, अगर बेटी के आपने मृत शरीर को आग के हवाले कर दिया और उसकी दोबारा से जांच नहीं हो सकती, पोस्टमार्टम दूसरा नहीं हो सकता, तो आपने उस लड़की के अधिकार छीने, उसकी मौत में आपने क्या ढूंढा ये आप बेहतर जानते होंगे जिलाधिकारी प्रवीण लश्कर। लेकिन आप ये बता दीजिए कि जब एसआईटी आई उसके पहले क्या हुआ।
बेटी के पिता का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे थे मुझे दबाव डाल के साइन करवाया गया 2-3 लोगों से के भी साइन कराए गए। उसके बाद दूसरी खबर आती है कि किस प्रकार से डीएम साहब वहां जाते हैं, घेराबंदी कर देते हैं और गांव सील कर दिया गया चारों तरफ से, और फिर मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया और एसआईटी पहुंची नहीं थी, और डीएम साहब जाके लड़की के पिता को कहते हैं कि आप अपनी बात से मत हटिएगा, आपने जो कह दिया उसी पर रहिएगा। जब आपने दबाव में उनसे कहलवाया तो वो क्यों रहेंगे उस बात पे? ये तो उनका कानूनी अधिकार है, और लोकतंत्र में संविधान के हिसाब से अगर चले तो कानून अधिकार देता है कि वो अपने स्टेटमेंट को बताएं। अगर उन पे दबाव देकर कोई स्टेटमेंट करवाया आपने तो वो उनका अधिकार क्षेत्र है कि वो उस स्टेटमेंट को कहें कि नहीं जी मैं इसको नहीं मानता, और अगर उन्होंने गलत स्टेटमेंट भी कहा हो तो भी वो उसको सही कर सकते हैं, सही कहा हो उसको गलत कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। डीएम प्रवीण लश्कर जिलाधिकारी, तुम कौन होते हो उन्हें रोकने वाले, और तुमने किस अधिकार से रोका? अब आप देखिए, उसके बाद एसआईटी के पहुंचने के पहले उस परिवार का बेटा, हाथरस की बेटी का जो भाई है वो खेतों के रास्ते वहां से निकलकर पहुंच जाता है वहां पर जहां पे मीडिया खड़ी है, और मीडिया को बताता है कि उसकी भाभी ने कहा है कि जा तू मीडिया को बुला के ला, और वो बताता है कि किस प्रकार से उसके ताऊजी को लातों से मारा था एसडीएम एडीएम ने, किस प्रकार से प्रताड़ित करा जा रहा था वो परिवार। अब आप सोच के देखिए, पूरा सिनारियो सोचिए जरा, चारों तरफ पुलिस का घेरा, घर के चारों तरफ, गांव दहशत में, और वो परिवार कितने दहशत में होगा। एक तरफ बेटी चली गई, बेटी को इंसाफ नहीं मिला, और उसके मृत शरीर को उन्होंने आग में झोंक दिया। अंतिम संस्कार मत कहिएगा, अंतिम संस्कार मत कहिएगा, आग में झोंक दिया। भारत के आजादी के बाद, भारत के आजादी के बाद के इतिहास में आज तक मैंने ऐसा केस नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना होगा। अगर कुछ ऐसा हुआ होगा तो किसी छोटी जगह पे हुआ होगा जिसके बारे में हमें पता शायद ना चला हो, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री का रोल है, इसलिए मुख्यमंत्री को जाना होगा। इस मुख्यमंत्री को अब कोई मॉरल राइट नहीं है कि वो इस कुर्सी पे बैठे रहे। जिस तरह से इन्होंने अब तक किया है इस बेटी के मामले में, आप मुझे बताइए कि अगर एसआईटी आ रही है तो क्या परिवार को अधिकार नहीं है कि अपने वकील से बात करें? मगर क्या करें, ये भारत देश है, और भारत देश में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी में कौन बैठा है मुख्यमंत्री बनकर? आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट, जिसके अंदर दूसरों के प्रति घृणा के अलावा कुछ नहीं है, केवल मुंह से कहता है कि नहीं नहीं मैं तो सबके लिए समान रूप से कार्य करता हूं। झूठा है ये। इसने एक इंटरव्यू में किसी को कहा था कि अगर कोई आपको एक गाल पे थप्पड़ मारेगा तो क्या दूसरा गाल आप आगे करेंगे? आप समझ रहे हैं, ये महात्मा गांधी को नहीं मानते, ये नथुराम गोडसे को मानने वाला व्यक्ति है। ये ऐसा व्यक्ति है ही नहीं, ये तो कब्रों से महिलाओं को निकालने की बात करने वाला व्यक्ति है। इसके अंदर संवेदनशीलता नहीं है, इसके अंदर मानवीयता नहीं है, इसको तो कानून नहीं, ये गुंडागर्दी करता है, ये गुंडागर्दी करता है। किस प्रकार से रोया था जब इसको पढ़े थे, अच्छी तरह से पढ़ी थी एक बार पिछली किसी सरकार में, और संसद में खड़े होकर रोया था कि मैं तो बेचारा हूं, मेरे को क्यों नहीं देते, मुझे क्यों नहीं देते सुरक्षा। और आज लड़कियों की सुरक्षा छीन ली तुमने, एक दलित बेटी की सुरक्षा छीन ली तुमने, एक दलित बेटी के परिवार के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हारे ऑर्डर के बिना से आदित्यनाथ ये नहीं हुआ होगा, तुमने ऑर्डर दिया होगा, तुमने कहा होगा डीजीपी को, डीजीपी ने कहा होगा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने डीआईजी को कहा था, डीआईजी ने कहा होगा अपने नीचे के अधिकारियों को, एसएसपी को, एसपी को, और एसपी ने आगे डीएसपी को, और बाकी जितनी पुलिस फोर्स है, इतनी पुलिस फोर्स तो चाइना के बॉर्डर में भेज देते, शायद वो बेहतर होता। एक गरीब परिवार से डर रहे हो कि कहीं उसको उसका अधिकार ना मिल जाए। इतनी नफरत है तुम्हें गरीबों से, इतनी नफरत है तुम्हें दलितों से, ये किया तुमने। आप देखिए कि इस पूरे मैटर में साथियों, ये जरूरी है, आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं कि योगी हटाओ यूपी बचाओ, योगी को हटना होगा, योगी को हटाना होगा, क्योंकि अगर योगी नहीं होता तो आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या
जिलाधिकारी के पास या वहां के पुलिस अधीक्षक के पास इतनी हिम्मत हो सकती थी कि वो सब कर देता जो उसने किया। एक बेटी को पहले इलाज नहीं मिलता, जब बेटी मर जाती है तो वहां से चंद्रशेखर को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता, चंद्रशेखर को दिल्ली से उठाया जाता है ना, सफदरजंग अस्पताल के बाहर से, उसे सहारनपुर ले जाया जाता है। अब आप समझ रहे हैं कौन कौन सी सरकारें मिली हुई हैं यहाँ पे। दिल्ली में केंद्र की सरकार की पुलिस है, सफदरजंग अस्पताल में केंद्र के कुछ लोग ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, नहीं ये तो दिल्ली सरकार के अधीन है। चलिए मान लिया दिल्ली की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, आप लोगों से आवाज नहीं उठती थी कि चंद्रशेखर को हाउस अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको उठा के उसके घर में सहारनपुर में बंद करके रख दिया। क्यों बंद किया, क्यों? जवाब दो, जवाब है तो जवाब दो, जवाब मांगिए। आप सबसे भी कह रही हूं जवाब मांगिए इनसे। उसके बाद देखिए कि ये क्या करते हैं, उसके बाद उसको वहां पे बंद करते हैं, यहां पर पुलिस फोर्स तमाम लगा देते हैं। अब जानते हैं क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि जितने पुलिस वाले हैं और जितने परिवारजन है सबका नार्को टेस्ट होगा। नार्को टेस्ट कैसे करवा दोगे आप कौन हो? नार्को टेस्ट के रूल्स भी पता है। अगर कोर्ट कहेगा और परिवार नहीं तैयार होगा तब क्या होगा? और आप कौन होते हैं? आपकी ये एसआईटी की जांच बिल्कुल गलत है, झूठी है और ये पर्दा डालने के लिए बनाई है, ये कवर अप है। आप कहेंगे कि कवर अप क्यों कह रही हूं मैं, तो मैं आपको बता देती हूं कि आप मुझे बताइए कि अगर परिवार अपने वकील से नहीं मिला, आप तो इतने तो सभ्य समाज से हम सब हैं कि हम जानते हैं कि वकील से बात करने का अधिकार हमें है। अगर एसआईटी जांच करेगी तो भी वकील से बात करने का अधिकार तो हमें है, मगर इस परिवार को वकील से बात करने का अधिकार नहीं मिला। एक बेटी की मौत का इन्होंने मखौल उड़ाया। इन्होंने पहले कहा कि ये फेक न्यूज है और आपको मैं बता चुकी हूं, अपर मुख्य, ये क्या नाम था इनका, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, इन्होंने ये बात कही थी कि ये खबर फेक न्यूज है। विक्रांत वीर जो एसपी है उसने कही थी कि ये फेक न्यूज है। अगर ये फेक न्यूज इन्होंने बताई तो आप लोग मुझे बताइए कि अब आवश्यक नहीं है कि आप लोग आवाज उठाए कि इनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज हो। एफआईआर क्यों ना दर्ज हो अवनीश अवस्थी के विरुद्ध, एफआईआर क्यों ना दर्ज हो पुलिस वालों के विरुद्ध, एफआईआर क्यों ना दर्ज हो डीआईजी के विरुद्ध, एफआईआर क्यों ना दर्ज हो आईजी के विरुद्ध, एफआईआर क्यों ना दर्ज हो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के विरुद्ध, जो मैंने आपको बताया कितना बड़ा झूठ, लोगों को गुमराह किया एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने, ये कहकर कि लड़की के शरीर पर 11 दिन के बाद किए गए पोस्टमार्टम में कोई वीर्य नहीं मिला। 11 या 14 दिन के बाद, 14-15 दिन के बाद वीर्य नहीं मिला, उसको साफ भी नहीं किया गया होगा। फोरेंसिक जांच के बारे में वो बात करते हैं कि एफएसएल रिपोर्ट में कैसे पुष्टि नहीं हुई, कैसे बलात्कार की पुष्टि नहीं, क्योंकि वीर्य नहीं मिला, उसके गुप्तांगों में चोट नहीं मिली। तो बेवकूफ आदमी उस लॉ के बारे में बता रहा है जो तुमने पढ़ी अपने समय में जब तुमने पुलिस फोर्स ज्वाइन करी थी। हैं, तुम्हें यह नहीं पता कि कानून क्या कहता है? कानून कहता है न वीर्य मौजूद हो, अगर लिंग अंदर नहीं भी डाला गया हो लड़की के शरीर में तो भी उसे बलात्कार ही माना जाएगा। इतने बड़े बेवकूफ हो। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर किसने बनाया? इस आदमी को हटाओ, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। और आप सबको की भी जिम्मेदारी है कि इस बात को कहें आप। मैं कोई बिना तथ्यों की बात नहीं करती हूं, मैं आपको तथ्य बता रही हूं। मैंने आपको कोट किए हैं कौन कौन से जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बात को कहा है। इसलिए आप लोग भी इस बात को अपनी बात में लाइए और इन सारे केसेस का उदाहरण दीजिए। मैं छोटा वीडियो बनाऊंगी इसके विषय पे और आप लोग उस वीडियो को अवश्य देखकर समझिएगा, उस बात को बोलिएगा, हर जगह बोलिएगा, हर जगह लिखिएगा। उमा भारती कह रही हैं कि आप गलत कर रहे हैं, आप बेटी के साथ गलत कर रहे हैं, उसके परिवार के साथ गलत कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि अगर पुलिस जो है वो कुछ कार्रवाई करती है, इस तरह से पेट्रोल डाल के एक बच्ची को फूंक दिया, एक दलित बेटी के साथ आपने इस तरह का अन्याय कर दिया और आप कह रहे हैं कि कुछ पुलिस वालों को आपने सस्पेंड कर दिया। मतलब आपकी हिम्मत देखिए, आपकी हिम्मत की मैं दाद नहीं दूंगी क्योंकि समाप्त हो गया वो दाद देने वाला स्टेज भी। अब तो समय आ गया है कि आप अपनी कुर्सी से उठिए। राष्ट्रपति जी क्या कर रहे हैं? राष्ट्रपति जी एक दलित है, हमारे प्रधानमंत्री जी अदर बैकवर्ड क्लासेस से बताते हैं स्वयं को। तो क्या ये ठाकुर जो है ये वो करेगा जो इसे नहीं करना चाहिए? और मैं अपने सारे ठाकुर भाइयों को कहती हूं कि आप
आप लोग आइए, जब आजादी हमें मिली थी तो इस तरह का जातिवाद करने वाले तब भी थे, लेकिन किसी जाति के साथ नहीं, हर जाति के साथ, हर जाति का के साथ आने की वजह से हम आजाद हुए थे। और ये आजादी हम सबको बराबरी से मिली थी। आप और मैं आज आजाद भारत में आजाद सांसें ले रहे हैं केवल इसलिए क्योंकि आप सब, हम सब एक हो गए थे। 1857 में जो हुआ, मैं उसकी याद अपने पुलिस फोर्स को करवाना चाहती हूँ, अपने IAS ऑफिसर्स को करवाना चाहती हूँ, जितने अधिकारी गण हैं, जितने पुलिस वाले हैं। आप विरोध करिए इस सरकार का, ये सरकार आपसे गलत काम करवा रही है। और आप क्या सोच रहे हैं? ADG लॉ एंड ऑर्डर को देखिए, किस प्रकार से ये सोच रहे हैं कि ADG हैं, कल DGP बनेंगे। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ तो शर्म कर लीजिए। देश का खाया है आपने, देश के लिए काम करिए। देश आपको तनख्वाह देता है, देश की सेवा करने की आपने कसम खाई है, और आप सेवा कर रहे हैं इस आदमी की जो देश को विभाजित कर रहा है, जो इस राज्य को विभाजित कर रहा है, जो बेटी के साथ अन्याय कर रहा है, जो दलित परिवार के साथ अन्याय कर रहा है। मैं अपने उन सभी दलित भाइयों से भी आज निवेदन करना चाहती हूँ जो पुलिस फोर्स में है, जो IAS में हैं, जो अधिकारी हैं, उन सब से कहना चाहती हूं कि आप देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है। ये योगी नहीं है। अगर आप सचमुच में आप वो करना चाहते हैं जिसके लिए आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन करी या IAS ज्वाइन करी या PCS ज्वाइन करी, तो आप लोग वो करिए जो सही है। क्योंकि अब आवश्यकता है कि पुलिस फोर्स इनका विरोध करे, इनके खिलाफ आवाज उठाए, वो ना करे जो ये कहते। क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आपकी नौकरी वो खा जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता? आपको पनिशमेंट पोस्टिंग दे देंगे, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते ना। अगर आप लोग एकजुट हो गए तो कानून दोबारा से स्थापित हो सकता है उत्तर प्रदेश में। याद करके देखिए 1857 में क्या हुआ था। हमारे अपने लोग थे जो ब्रिटिश आर्मी में थे, जिन्होंने बगावत करी थी। मैं आपसे कह रही हूं, अपनी आवाज उठाइए, अपनी आवाज को उठाइए इस सरकार के विरुद्ध। इन्हें कहिए कि ये जो कर रहे हैं गलत है, इन्हें कहिए कि आप वो नहीं करेंगे जो ये कह रहे हैं। अब लोकतंत्र को जितना ये कमजोर कर चुके हैं, उससे ज्यादा कमजोर आप नहीं करने देंगे। ये आजादी आपको, मुझको, हम सबको बराबर मिली है, और हमारा तो ये कर्तव्य है कि जो मजलूम है, जो गरीब है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, अगर हमें ईश्वर ने इतना कुछ दिया, इस देश ने इतना कुछ दिया है, तो हम उनका साथ दें, उनको उठाएं, उनके जीवन स्तर को बेहतर करवाएं। क्या आप चाहते हैं पुलिस फोर्स में बैठकर कि जो दलित है उसको जूते ही मारे जाएं? मुझे कई लोगों ने ये कहा कि आपको नहीं पता, कई लोग ऐसे होंगे उत्तर प्रदेश में भी और कई जगह देश में जो ये कहेंगे कि ये दलित है, इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। कैसी मानसिकता है भाई, कैसी मानसिकता है? आज ऐसा करोगे तो याद रखना, स्वर्ग और नरक इस दुनिया में होता है, इस धरती पे होता है। आज गलत करोगे तो कल तुम्हारे साथ गलत होगा, कल तुम्हारे बच्चों के साथ गलत होगा। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में ये ना देखने को मिले, मगर कल जब चले जाओगे तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के साथ भी कुछ अच्छा जरूरी नहीं है कि होगा। सोचिए, आप बदले की भावना लोगों के अंदर ला रहे हैं। लोगों को जब प्रताड़ित करेंगे, इस तरह से उनका उत्पीड़न करेंगे, तो क्या होगा? एक दिन ऐसा होगा या नहीं होगा कि सारे लोग एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। जिस देश में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा था, जिस देश में हम कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब है, उस गंगा जमुनी तहजीब को आप खत्म कर देंगे, और केवल इनकी वजह से। ये तो कल के आए हैं और कल चले जाएंगे। कल क्या, इनको तो अब आज जाना है। अगर आप अपनी आवाज को बुलंद करेंगे साथियों, इनके विरुद्ध बोलेंगे, तो इनको हटना पड़ेगा और इन्हें हटाना आवश्यक है। इनका राजनीतिक करियर तो समाप्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने देख लिया कि आज बापू का जन्मदिन है, और बापू के जन्मदिन में देखिए किस तरह की आवाजें उठ रही हैं। बिल्कुल अहिंसक रूप में सत्य की आवाज उठ रही है। आज मीडिया जो है वो सत्य की आवाज को उठा रहा है, और अहिंसक रूप से लोग जो है इनका विरोध कर रहे हैं। और ये दमनकारी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कार्य कर रही है। इनका विरोध करने का समय आ गया साथियों। आप सबको इनका विरोध करना पड़ेगा। और जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने वहां पे SIT की जांच जो हो गई वो तो हो गई, पर आप मुझे बताइए SP, DM, इन सबके फोन रिकॉर्ड्स क्यों नहीं पब्लिक करे जाते? ये पता चल जाएगा कि किसको कहां से ऑर्डर मिल रहा है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी
आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट को अपने नाम के आगे योगी मत लगाना, योगी मत लगाना, क्योंकि तुम योगी नहीं हो सकते। क्योंकि तुमने कहा है, कई बार कहा है कि एक थप्पड़ अगर कोई मारे तो दूसरा गाल कोई आगे नहीं करता, इसलिए तुम्हें अधिकार नहीं है इस कुर्सी पे बैठने का। आदित्यनाथ, इस कुर्सी को छोड़ो। भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा से जवाब चाहती हूँ। जेपी नड्डा, कहाँ हैं आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे इस वक्त? आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जो है वो क्या कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और आपकी सरकार लोकतंत्र को बहाल करवाएगी या नहीं करवाएगी? किस तरह से मखौल उड़ाया आपने उत्तर प्रदेश में, किस प्रकार से आप लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। और ये आपकी मानसिकता वैसे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की साफ हो गई है कि जो शोषित, वंचित, दलित परिवार के लोग हैं उनसे आप नफरत करते हैं, आप नफरत करते हैं, ये हमने देख लिया। साथियों, अपनी आवाज को उठाइए, इनसे मांग करिए कि ये सबके फोन रिकॉर्ड्स जो हैं उनको साझा करें, इन्हें पब्लिक करें और पता चले कि किसने किसको फोन किया। ये जांच जो है अब पब्लिक को करने दीजिए। जो कुछ भी होता है उसे ट्रांसपेरेंसी दिखाइए और उसको साझा करिए, देश के लोगों के साथ साझा करिए। हम लोकतंत्र में रहते हैं, हमारा अधिकार है। We are a democracy for the people, by the people, of the people। इसलिए इस सरकार में हमने अगर प्रतिनिधि भेजे हैं तो प्रतिनिधि अगर इस तरह का काम करते हैं तो प्रतिनिधियों का काम है कि वो चीजों को ट्रांसपेरेंट करें और दिखाए। पारदर्शिता तभी आएगी जब आप हर चीज को हमारे साथ साझा करेंगे। महिलाओं के बारे में जानना चाहती हूँ। महिला वो कौन सी है, विमेन जो डिपार्टमेंट है वो कहाँ है वो? अमेठी से सांसद जो हैं वो क्यों नहीं बोल रहे? कहाँ, किस गुफा के अंदर घुस गई हैं? कौन से रेत के अंदर अपनी खोपड़ी घुसा के बैठी हुई हैं? बताएं ना, आपको शर्म नहीं आती? हाँ, कौन सा वाला मंत्रालय संभाल रही हैं? मेनका गांधी जी कहाँ है? हथनी की मौत पे बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी आप दोनों। एक बेटी की मौत, एक दलित बेटी की मौत पे आप मजाक उड़ा रही हैं, चुपचाप अपने घरों में बैठ गई हैं, आवाज नहीं निकल रही आपकी। अमृता धवन के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। आज जो हमारी बेटियां हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, उनके साथ अभद्रता करी जाती है। आपको शर्म नहीं आती? आपसे फोन नहीं किया जाता? आपके सामने आके बोला नहीं जाता? मैं तो उमा भारती जी का धन्यवाद करती हूँ कि कम से कम उन्होंने तो बोला, उन्होंने तो ट्वीट किया आदित्यनाथ को और कहा कि भाई ऐसा मत करो। अगर मैं भी बाहर होती तो उस परिवार के साथ आज उसके गांव में बैठी होती, और जब मैं एम्स ऋषिकेश से बाहर आऊंगी तो मैं उस परिवार से जाके मिलूंगी। और जिस तरह से कार्रवाई करी गई है इससे कोई संतुष्ट नहीं है। ये कवर अप है आदित्यनाथ, ये कवर अप है। इस कवर अप को हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप यादव जी कि देश को इन्होंने बेच दिया। अब देश को बेचने के बाद बिल्कुल ब्रजेंद्र सिंह बांद्रा जी कह रहे बीजेपी की महिला सांसद मंत्री भी चुप। क्यों? क्योंकि उनके जो मंत्री हैं, उनके जो सांसद हैं, उनके जो विधायक हैं, उनके जो मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ भी करें, ठीक है। अरे स्मृति ईरानी, चूड़ियां चाहिए? चूड़ियां भेज देती हूँ। चूड़ियां जो है वो सशक्तिकरण का एक प्रतीक होता है, उसमें शक्ति होती है। दो चूड़ी भेजूंगी, बहुत शक्ति मिल जाएगी तुमको। कुछ शक्ति का इस्तेमाल करना और आगे आके बोलना। नाटक जो है अपना उस टीवी सीरियल पे करना। असलियत की जिंदगी में कुछ गुस्सा आ रहा है, कुछ बुरा लग रहा है। बड़ा भैं भैं करके रो रही थी वहां पे संसद में, जब महिलाओं के साथ कुछ हो रहा है, भैं भैं करके रो रही हैं। अब इनके राज्य में जहां से ये सांसद हैं, इन बेशरम को एकदम शर्म नहीं आती कि इस बेटी के साथ हुआ, वो भी एक दलित बेटी के साथ। अरे अगर आपके पास सब कुछ है तो आप ये चाहेंगे कि हर वंचित, शोषित दलित बच्ची को वो सब मिले जो आपकी बेटी को मिलता है, आपको मिला है। आप चाहेंगी कि जितनी मुश्किल से आपको मिला उतनी ही आसानी से इन बच्चियों को मिल जाए, मगर बच्चियों की हत्या करवा रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है? एक एक करके कितनी बच्चियों के साथ अपराध हो रहा है, कितनी बच्चियों का बलात्कार हो जाता है, उनको मार दिया जाता है। जानते हैं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कानून का कोई डर नहीं है। जो बलात्कारी है वो जानता है कि अब इस लड़की को मार ही दिया जाए तो बेहतर होगा, हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और उन सभी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आज देश जाग गया है और अब आवश्यकता है कि पुलिस की भी का भी जमीर होगा, जो IAS ऑफिसर्स है, अधिकारी है, उनका भी जमीर होगा। वे भी उठे, बोले, आप अपने अंदर हिम्मत लाइए, आदित्यनाथ की सरकार का विरोध करिए। आप अधिकारी हैं, आपको विरोध
विरोध करना होगा, देश हित में करना होगा। इतने मतलबी मत बनिए, इतने सेल्फिश मत बनिए और ये मत कहिएगा कि प्रैक्टिकल हो रहे हैं। प्रैक्टिकल होके क्या करेंगे? अगर प्रैक्टिकल बापू हो जाते तो आज आप IAS ना होते, अगर प्रैक्टिकल नेहरू जी हो जाते तो आज आप इतने बड़े पुलिस ऑफिसर नहीं होते। आपको ये जो अधिकार मिले हैं वो इसीलिए मिले हैं, जिन शोषित वंचित समाज से जो लोग आते हैं, अधिकारी बनते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस सरकार का विरोध करें। चाटुकारिता आप कर सकते हैं, आप बहुत करी है आपने, आगे भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जिस हालत में योगी की सरकार लेके आ गई है उत्तर प्रदेश को, क्या आपको नहीं लगता? तभी आवाजों से आप लोग भी बोलते हैं, तो आज आप खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं? मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है हर पुलिस अफसर से, हर IAS ऑफिसर से जो उत्तर प्रदेश में है या देश के किसी भी हिस्से में है, कि अपनी आवाज को बुलंद करिए, देश हित में करिए। ये देश ने आपको ये मान सम्मान दिया है, कम से कम अब इस मान सम्मान का ख्याल तो करिए। विरोध करिए उत्तर प्रदेश के अधिकारियों, विरोध करिए उत्तर प्रदेश के पुलिस वालों, इस सरकार के विरुद्ध आवाज उठाइए, इनके घिनौने कृत्यों में इनका हाथ मत बटाइए। आप लोग आवाज उठाइए। अगर कुर्सी चली जाए, आपकी नौकरी चली जाए तो क्या हो जाएगा? देश ने आपको ये कुर्सी दी है, आपकी मेहनत से आपको मिली है। इस मेहनत को जाया मत करिए, इसे मत गवाइए, देश को मत खोने दीजिए। साथियों, आप सभी से, अबे तेरी माँ होगी प्रसन्नजीत, तेरी माँ है ये। कौन है ये? प्रसन्नजीत, आप खराब भाषा का इस्तेमाल तो मत करिए किसी के लिए भी। ये जो है आक्रोश है, मैं समझ सकती हूँ आपका, पर मुझे भी बड़ा गुस्सा आ गया था, आपसे माफी मांगती हूँ। लेकिन आप किसी भी महिला को अभद्र भाषा मत कहिए, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे कोई भी हो। अभद्र भाषा का इस्तेमाल आप और मैं नहीं करेंगे संतरा जी। तो जरूरी है कि हम लोग इस बात को उठाएं और उठाते रहें, ताकि आदित्यनाथ की सरकार आज जो कर रही है वो ना कर सके। साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि इन सत्ताधारियों को पता चल जाए कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस प्रकार का गलत काम ये कर रहे हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप बहुत सारे आपके मैसेजेस आए हैं, मैं इनको अवश्य पढ़ूंगी। और दोबारा से प्रसन्नजीत सांत्रा जी, आपसे निवेदन करूंगी कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल किसी भी महिला के लिए ना करें। और मैं आपसे माफी मांगूंगी, क्योंकि मैंने सोचा कि आप कुछ गलत बात मुझे कह रहे हैं। यस, और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि ये बात मत करिए, जाति की बात मत करिए। जाति की बात कैसे ना करूं? मैं लखनऊ में पढ़ी हूं, मुझे मालूम है। एक बैंक में जाओ तो आपकी जाति के बारे में पूछा जाता है, किसी DM से मिलने जाओ तो वो आपकी जाति के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। तो जाति की वजह से बहुत कुछ होता है। मैं चाहती हूँ कि ये जाति वाली बात खत्म हो जाए और एक अपराध को अपराध के तौर पर देखा जाए, मगर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जो जुडिशियल ऑफिसर बैठा होता है, जज बैठा होता है ना, वो भी उस कुर्सी पे किसी जाति का होता है, जाति के हिसाब से सोचता है, जानते हैं ना। तो इसको अपने समाज से अगर आप चाहते हैं कि खत्म करना है, तो हमें सचमुच में अपने महात्मा गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलकर सत्य और अहिंसा को अपनाकर आगे बढ़ना होगा, ताकि हम ऐसे दरिंदों से लड़ सके, ये गुंडों से लड़ सके। और मैं तो ये भी मानती हूँ साथियों कि ये गुंडों की सरकार है। आपको बताओ कि मुझे जो दिखाई दे रहा है आज, ये गुंडों की सरकार है। और इन गुंडों की सरकार ने जिस तरह से किया है, इसी वजह से मैं कह रही हूँ, आप लोग भी अपनी आवाज उठाएंगे तभी ये जो पुलिस वाले हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस, अपने जमीर को जगाओ, होश में आ जाओ, अपने जमीर को जगाओ, होश में आ जाओ। देश को बचाने का मौका तो आपको मिला है, हम तो केवल यहाँ दूर बैठकर आप लोगों को कह रहे हैं, क्योंकि आक्रोशित हैं और दुखी हैं। इस दमनकारी सरकार के विरोध में खुलकर सामने आने का वक्त आपका आ गया है, पुलिस वालों का, जितने अधिकारी हैं उनका। अगर आप सामने आ गए तो इस सरकार की मजाल है कि इस प्रकार से ये कुछ कर सकेगी। जिस तरह से ये हिंदुत्व की बातें, आज तो हिंदुत्व को भी इन्होंने खत्म कर दिया। आप देखिए, सनातन धर्म की तो हत्या इसी तरह से करने वाले लोगों ने करा है, जो अपने आप को हिंदुत्व का रखवाला बताते हैं। जिस प्रकार से
कभी ठाकुरवाद के नाम पे, कभी ब्राह्मणों की हत्या, कभी दलितों की हत्या, कभी महिलाओं का शोषण। मैं तो ये मानती हूँ कि जब भी कोई लड़ाई हुई है, जैसे महिलाओं की लड़ाई, महिलाओं के वर्चस्व की लड़ाई में पुरुष जब सामने आएंगे तभी समाज जो है वो बराबरी का बनता है, और वो वही होना चाहिए कि पुरुष भी इस बात को पहचाने। उसी प्रकार से वो सारे ठाकुर, वो सारे ठाकुर इस बात को समझे कि जो योगी सरकार आपके समाज को बुरी तरीके से दिखा रहे हैं उस चीज को ना करे। मेरे कितने सारे मित्र हैं जो सब ठाकुर हैं, मैंने तो उन्हें कभी सुना नहीं इस तरह की बातें करते हुए। और आज भी आपको बता दूं, मैं ये बात जरूर बार बार कह रही हूं ठाकुरवाद वाली, लेकिन ये ठाकुरवाद जो है ये योगी आदित्यनाथ के अंदर घुसा हुआ है। मैं जिन लोगों को जानती हूँ वो ठाकुर हो, किसी भी जगह किसी भी समाज के क्यों ना हो, और ठाकुरों की बात आपको बता दूं वो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते। वे तो ज्यादा बेटियों के अधिकारों के बारे में तो ज्यादा सोचते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार बेटियों के अधिकार पर प्रहार नहीं सहेगा। और ये हिंदुस्तान, याद रखिए आप, क्योंकि हिंदुस्तान की हर बेटी जो है वो हिंदुस्तान की बेटी है और हिंदुस्तान उसका है। और बेटियों को बांटने का जो इन्होंने काम किया है इसको हिंदुस्तान नहीं सहेगा। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। आप जानते हैं कि पेज की रीच रुकी हुई है, मगर आप लोग पेज की रीच को रुकने के बाद भी आप बढ़ाते रहते हैं। इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करिएगा। आपके मैसेजेस को अवश्य पढ़ूंगी, उनका जवाब भी दूंगी। बेटी के अधिकार के लिए, हाथरस की बेटी को न्याय मिले, इसके लिए हम सब मिल के अपनी आवाज उठाएं। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।